जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जैसे करते हैं, तो वो लोग एक स्टॉक को फिगर आउट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 10 मिनट्स लग जाते हैं कि उनको इस स्टॉक में क्या करना है। तो वो पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, रिवर्सल हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब चीज़ें देखते हैं। लेकिन इन 2025 व्हेन लॉट ऑफ डेटा इज इजीली अवेलेबल, आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस जो करना रहता है स्टॉक में, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इट टेक्स अबाउट 1 to 2 आवर्स एट मैक्स। एंड जब आप एक स्टॉक के नंबर्स देखते हो, पीएनएल देखते हो, बैलेंस शीट देखते हो, एक्सेट्रा, तो यू शुड इजीली बी एबल टू फिगर आउट विद इन 5 to 10 मिनट्स कि यू हैव टू इज दिस स्टॉक इन्वेस्टेबल और नॉट। तो आज हम ऐसे ही फंडामेंटल पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे कि व्हाट टू लुक एट इन अ स्टॉक। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज़ रहती है, दैट इज द बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल इज द क्रक्स ऑफ द मैटर, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि कंपनी कैसे फंक्शन करती है, कैसा ग्रोथ हो सकता है, कौन से इंडस्ट्री में बिलोंग करती है। और यही जो एस्पेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती है उनका बिजनेस मॉडल कॉम्प्लिकेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज बिलोंगिंग टू फार्मा और कंपनीज बिलोंगिंग टू द केमिकल सेक्टर या डिफेंस की कुछ कंपनीज हो गई, तो इनका जो बिजनेस मॉडल होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन ये भी आप इजीली समझ सकते हो अगर आप थोड़ी मेहनत करो, क्योंकि यू हैव एआई एट योर डिस्पोजल। इतने सारे आर्टिकल्स लिखे रहते हैं, इतने सारे रिसर्च पेपर्स लिखे रहते हैं, कंपनी का भी कॉन कॉल होता है और काफ़ी साइट्स पे आपको कंपनी की समरी भी मिल जाती है। तो अगर आप थोड़ा फोकस करते हो, थोड़ी मेहनत करते हो, तो यू कैन इजीली फिगर आउट। अब जैसे कोई इंजीनियरिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए यू डोंट नेसेसरली हैव टू बी एन इंजीनियर। आपको सिर्फ ये समझना है कि द हाउ द बिजनेस फंक्शंस, और थोड़े बेसिक टेक्निकलिटीज जो होते हैं रिलेटेड टू द बिजनेस, वो आपको समझने होते हैं, विच आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आ गया, मेन चीज़ होती है कि कंपनी के नंबर्स। ठीक है, तो कितना भी अच्छा बिजनेस मॉडल हो, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है कि वो अच्छा है, दैट इज द नंबर्स विच द बिजनेस प्रोजेक्ट्स। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हो गया आपका सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। देयर शुड बी सेल्स ग्रोथ। इफ यू मेक अ पॉइंट टू ऑलवेज इन्वेस्ट इन कंपनीज विच आर showing steady sales growth and not invest in loss making companies, you will save a lot of money। तो ये सबसे पहले देखना रहता है। उसके बाद होता है कि आप देखो उसके मार्जिन्स कैसे हैं। अब मैं मार्जिन्स देखना क्यों, ग्रॉस मार्जिन ये सब देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, कि मैं मेरे खुद का एक एग्जांपल देता हूँ। तो आई वॉज वर्किंग बिफोर दिस इन द कंपनीज आई हैव वर्कड एट। उसमें मैंने देखा है कि काफ़ी कंपनीज जो, जब उनको लोन लेना होता है या फिर उनको पैसे कहीं से उठाने होते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विटी और वॉट एवर, तो दे हैव टू शो सर्टन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी इतना रेवेन्यू ग्रोथ करती है। वो कभी कभी जो फेक बिल्स होती है वो भी कंपनी जनरेट करती है टू मीट द टारगेट्स। तो ये जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें कम होता है, या फिर वेरी इट हैपन्स एट अ वेरी लेस एक्सटेंट। और जो छोटी कंपनीज होती है एसएमई टाइप, उसमें ज़्यादा होता है। और ऑब्वियसली अनलिस्टेड कंपनीज में तो होता ही है। तो व्हाट दे डू इज कि ये जो फेक बिल्स मिलते हैं उसमें देर इज वन थिंग कॉमन विच कैन नॉट बी ओवररन। ये चीज़ है कि उसमें जो मार्जिन रहता है वो बहुत कम रहता है। तो अगर आप देख रहे हो कि कंपनी का मार्जिन एकदम से गिर गया, तो देर इज सम सॉर्ट ऑफ रेड फ्लैग गोइंग ऑन। मतलब ज़्यादा जैसे ही मार्जिन गिरता है, आप ये भी देखोगे कि कॉन कॉल में लोग पूछने लगते हैं कि वाई द मार्जिन आर ड्रॉप्ड। इट इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज ऑफ फेक बिल्स, कुछ भी हो सकता है, एक्सपेंसेस बढ़ गए, ये बढ़ गए, लेकिन मार्जिन शुड आइडियली बी इंक्रीजिंग और दे शुड बी स्टेबल। ज़्यादा गिर रहे तो यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द मैटर फर्दर। उसके बाद हो गया आपको पैट ग्रोथ देखना है। So the PAT should always be increasing, because PAT divided by the equity is your earnings per share, and earnings per share is the earnings that you get per share। तो जितना पैट बढ़ेगा उतना उतना आपको अर्निंग्स बढ़ेगा, मिलेगा, और उतना आपका शेयर प्राइस ग्रो होगा। तो उसके बाद पैट यू हैव टू लुक एट। फिर आता है आपका आरओई और आरओसीई। आरओई इज रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आरओई की जो फॉर्मूला होती है दैट इज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, जिसमें आपका रिजर्व्स प्लस आपका इक्विटी आता है। ये देखना क्यों इम्पोर्टेंट है। आरओई बेसिकली टेल्स अस कि कंपनी के पास जितने पैसे हैं उसमें वो कितना पैसा बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का आरओई 25 है, दैट मीन्स इफ द कंपनी हैज 100 रुपीज, इट मेक्स 25 रुपी मोर ऑन दैट 100 रुपीज। तो आप
लॉन्ग टर्म में ये सोचो कि अगर एक कंपनी का आरओई 25 है और वो सीधा 50% का ग्रोथ दे रही है, तो दैट इज नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इन टर्म्स ऑफ 6 to 8 years। तो क्योंकि कंपनी के पास जो पैसा है उतने पे वो 25% बना सकती है, तो लॉन्ग टर्म वो 50% का जो ग्रोथ है वो सस्टेन करने के लिए उसको इधर इट विल हैव टू रेज मनी इन टर्म्स ऑफ डेट, या फिर उसको अपने शेयर्स डाइल्यूट करने पड़ेंगे। अब जब कंपनी को अपने शेयर्स डाइल्यूट करने पड़ते हैं तो इट अफेक्ट्स दी अर्निंग पर शेयर, मतलब आपको जितना पैसा मिलता है वो अफेक्ट हो रहा है उस पर। एंड अगर वो डेट लेती है तो इट जनरेट्स इट्स ओन रिस्क। तो ये दो चीज़ करनी पड़ती है। तो इवन इन द लॉन्ग रन दिस इज नॉट सस्टेनेबल। थोड़े टाइम के लिए अगर ऐसा रहता है तो कंपनी कैन इजिली चेंज इट्स बिजनेस मॉडल, और आरओई और अपना ग्रोथ होता है वो बैलेंस आउट कर सकती है। सेम इज विद आरओसीई। आरओई ऑल्सो टेल्स यू कि आपका कैपिटल है वो कितनी एफिशिएंटली यूज हो रहा है, मतलब जितना आरओई अच्छा है उतना कैपिटल आपका एफिशिएंटली यूज हो रहा है। आरओसीई की फॉर्मूला भी वेरी सिमिलर है। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय अपना जो शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस डेट होता है। तो जो कंपनी में डेट नहीं होता या फिर डेट इज वेरी लेस, उसमें जो आपका आरओई एंड आरओसीई में आरओसीई हमेशा ज्यादा रहता है थोड़ा, बिकॉज वो ईबीआईटी से डिवाइड होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी, और इसमें डेट का जो फैक्टर है वो हट जाता है। तो ये दो हो गए आपके जो कंपनी का वर्किंग है वो देखने के मैट्रिक्स हो गए। उसके बाद you have to look at the growth factors of the company। तो growth factors is again the most important part। and ये सब चीज ये सारी चीजें का जो सर्कल है that ties into the sales growth। मतलब सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है तो ये सारी चीज इवेंचुअली ठीक हो सकती है, लेकिन सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ रहा तो कुछ नहीं हो सकता। तो सेल्स इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक। अब आपका जो हो गया कि कंपनी अभी तो अच्छी चल रही है लेकिन उसकी फ्यूचर विजिबिलिटी क्या है। तो फ्यूचर विजिबिलिटी के लिए आपको देखना पड़ता है कि कंपनी के पास क्या रिसोर्सेस है, और ये सब को अच्छी तरह समझने के लिए यू हैव टू रीड द कॉन कॉल ऑफ द कंपनी। रीडिंग द कॉन कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट इज अ गेम चेंजर। क्योंकि जब राकेश झुनझुनवाला और ये सब के टाइम पे एनुअल रिपोर्ट साल में एक बार आता था, अभी हमको लाइक एवरी क्वार्टर वी गेट अ कॉन कॉल, रेगुलर अपडेट्स मिल जाते हैं, तो वी कैन बी वेल वर्स्ड कि अभी कंपनी में क्या चल रहा है एटलीस्ट ऑन पेपर। तो वो पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ यू आर अ सीरियस इन्वेस्टर तो यू हैव टू रीड कॉन कॉल्स। अगर आप कॉन कॉल्स पढ़ोगे तो आपको ये सारे जो इकोनॉमिक टाइम्स ये सब किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कॉन कॉल्स में क्या देखना रहता है, तो सिंपली यू हैव टू लुक एट कि कंपनी का ग्रोथ कैसे आएगा। मतलब एज एन इन्वेस्टर आपको एक ही चीज चाहिए, दैट इज ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। उसके अलावा आपको मतलब कंपनी में और कुछ मतलब ज्यादा नहीं देखना कि सिर्फ ग्रोथ ही देखना है। तो ग्रोथ में क्या देखना है, तो एक हो गया कि कंपनी जो सेक्टर में काम करी उसकी टेलविंड्स कैसे है। टेलविंड्स मतलब काफी लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं बिकॉज इट कैन बी मेनली बिकॉज एस इन्वेस्टर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इट इज अ न्यू ट्रेंड और न्यू टेक्नोलॉजी जैसे एआई हो गया, या इट इज सपोर्टेड हाईली बाय द गवर्नमेंट। और ये जो तीन चीजें हो गई कि एस इन्वेस्टर होता है या नई टेक्नोलॉजी है, और ये दोनों के अलावा जो गवर्नमेंट सपोर्ट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इवेंचुअली हर चीज को बढ़ने के लिए पैसा चाहिए रहता है, और सबसे ज्यादा पैसा कौन दे सकती है, द गवर्नमेंट। तो जैसे सोलर स्टॉक्स और जो पंप के स्टॉक्स हो गए वो पीएम कुसुम स्कीम में इतने बढ़ गए, दे शोड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो गवर्नमेंट सपोर्ट होता है उसमें टेलविंड सबसे ज्यादा होती है। डिफेंस देख लो आप, तो वो देखना है कि इट इज अ राइजिंग सेक्टर, या फिर ऐसी कंपनी है जिसकी नीड बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल ऑयल के इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है तो रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के लिए काफ़ी इज अ मैटर ऑफ नीड। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें होती है दैट यू हैव टू स्पॉट। तो सेक्टर टेलविंड्स होने के बाद यू हैव टू लुक एट कि कंपनी का प्रमोटर गाइडेंस देता है। ठीक है, कौन कौन में प्रमोटर गिव्स अ गाइडेंस, फॉर एग्जांपल 50% और 40% और 70% वॉट एवर। अब ये जो गाइडेंस होती है वो काफ़ी प्रमोटर्स झूठ बोलते हैं। तो आपको गाइडेंस पे सिर्फ बिलीव नहीं करना, आपको पास्ट उसका वर्किंग देखना है और जो बैकग्राउंड देखना है आपको मैनेजमेंट का कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है और प्रमोटर का बैकग्राउंड कैसा है। अब हर चीज़ तो नहीं देख सकते बट आप जितना देख सकते हो उतना बेटर है। उसके बाद अगर गाइडेंस दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि 100% इतना ही होगा। इट इज अ बॉल पार्क फिगर गिवन बाय द कंपनी बेस्ड ऑन इट्स ऑर्डर बुक, बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर फैक्टर्स कि इतना पैसा कंपनी कमा सकती है।
तो गाइडेंस देने के बाद यू गो सीधा, एंड इफ द कंपनी इज इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और गुड्स बनाती है, कैपिटल गुड्स बनाती है ये सब, तो आप ऑर्डर बुक देखते हो उसकी। नाउ जो ऑर्डर बुक देखते हो उसमें आपको इजीली यू कैन कैलकुलेट की जो गाइडेंस दी है उसमें ऑर्डर बुक मैच होती है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर 800 करोड़ की ऑर्डर बुक है एंड इट टेक्स 18 मंथ्स टू कंप्लीट दी ऑर्डर बुक, तो आप 12/18 कर सकते हो। तो आपको पता चल जाता है कि लाइक 66% की जो ऑर्डर बुक है दैट कैन बी कंप्लीटेड इन दिस ईयर। तो ये हो गया आपका एक रफ एस्टिमेट। तो एंड ऑलवेज जब भी आप ये गाइडेंस से आप अगर आप फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करते हो या फिर फॉरवर्ड पैट या जो भी कैलकुलेट करते हो, तो ऑलवेज टेक दी लोअर एंड, बिकॉज इट इज लाइक कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो हमेशा लुक एट दी लोअर एंड। तो गाइडेंस हो गया, उसके बाद ऑर्डर बुक हो गया। फिर एक चीज होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड डिपेंड्स ऑन द बिजनेस मॉडल अगेन। ये ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है तो खराब है, पॉजिटिव है तो अच्छा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एफएमसीजी की कंपनी हो गई। तो जो एफएमसीजी की कंपनी होती है, जो बड़ी कंपनी होती है जिनके पास नेगोशिएटिंग पावर होता है, वो अपने जो रॉ मटेरियल्स है वो क्रेडिट पीरियड पे लेती है, फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स, और वो बेच देती है इन 2 मंथ्स। तो उनका जो एक महीना होता है उसमें उनके पास कैश पड़ा रहता है जिसपे वो रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो ये चीज रहती है कि इससे इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो हमेशा पॉजिटिव रह सकता है। और एक एग्जांपल हो गया आपका एक बिल्डर का। जो बिल्डर थे, जो अभी के टाइम में तो नहीं चलता क्योंकि रेरा हो गया और काफ़ी लॉस आ गए, लेकिन पहले के ज़माने में लाइक 15-20 ईयर्स बैक जैसे लोडा जैसा डेवलपर हो गया। वो क्या करता था कि ज़मींदार से ज़मीन ली, उस पर उसने अपना प्लान और प्लॉटिंग ड्रॉ कर दिया और उसको सीधा बेचना शुरू कर दिया, और जो पैसे जो बेचा और वही कस्टमर से पैसे लेके उसके ज़मीन का पैसा चुकाया और उससे ही अपना इधर उनको घर बना के दिया और प्रॉफिट भी कमाया। तो ये तो हो गया अपना मैक्सिमम आरओई का मॉडल हो गया कि उसने अपने जेब से ज्यादा पैसे ही नहीं लगाए, इधर का उधर सामान करके काफी पैसे कमा दिए। तो ऐसे जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं उसमें आपका जो कैश फ्लो होता है वो थोड़ा पॉजिटिव रहता है। फिर आप ले लो कोई ईपीसी की कंपनी हो गई। तो ईपीसी की कंपनी जो होती है उसका जो पेमेंट होता है वो अपने थोड़े थोड़े फेजेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल एक एस एस ई जी एल ले लो। एस एस ई जी एल अगर काम करेगी, तो मैं बस एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो पहले ऑर्डर लेगी, फॉर एग्जांपल टाटा कंज्यूमर से उसको कोई प्लांट का ऑर्डर ले लिया। अब वो प्लांट फेजेस में जब ऐसे कंप्लीट होगा वैसे उसको पैसे मिलेंगे, उसको अपफ्रंट पैसे नहीं मिलेंगे फर्स्ट डे से। तो उसके लिए ये इधर अपना एक कॉन्ट्रैक्टर रखेगा, लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्टर को तो पैसे अभी ही चुका देने पड़ेंगे। तो दैट इज वाई इसमें आपको नेगेटिव कैश फ्लो दिखने मिलेगा। फिर क्योंकि पैसे चुका दिए, फिर 25% 50% जैसे ही डील हुई है खत्म होगा और उसको इधर से पैसा मिलेगा, तब उसका शॉर्ट होगा कैश फ्लो। ये सब डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस मॉडल रहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे रहता है। तो दैट इज मतलब वो एक चीज देख सकते हो, लेकिन दैट वो आप थोड़ा लास्ट में देखो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ हो रहा है, कंपनी में ग्रोथ होना चाहिए। अगर आप, मैं वापस ये चीज को रीइटरेट करता हूँ, अगर आप हर एक फैक्टर नहीं देखोगे और सिर्फ यही देखोगे कि कंपनी में ग्रोथ कितना हो रहा है, तो भी आप यू कैन मेक मनी इन द लॉन्ग रन। अब हो गया वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन में आप पीई देखो। नाउ पीई आई ऑलवेज से इज प्राइस प्लस परसेप्शन। पीई का मतलब कोई स्टैम्प पेपर वो नहीं है कि भाई पी इतना होना चाहिए, पी उतना होना चाहिए। पी का फॉर्मूला क्या है? एमपीएस अपॉन ईपीएस, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर और मार्केट कैप डिवाइडेड बाय पैट। नाउ आइडियली स्पीकिंग अगर कंपनी 60% का ग्रोथ दे रही है तो उसका पीई अगर 60 पे है तो दैट इज फेयरली वैल्यूड। बट इट मे बी कि द केस की कंपनी मतलब 70% ग्रोथ दे रही है, उसका पी 120 हो। फॉर एग्जाम्पल आप जोमेटो ले लो, वो इतना ग्रोथ नहीं दे रही लेकिन उसका पी इतना ज्यादा है। क्यों? बिकॉज उसकी एक नीश है, मतलब ऐसी कोई जोमेटो जैसी कंपनी नहीं है विच इज लिस्टेड। तो अगर आपका ऐसा नीश है, फॉर एग्जाम्पल नेटवेब टेक्नोलॉजीज हो गई, तो ये सारी कंपनीज की मतलब कोई काउंटर पार्ट नहीं है, तो उनको थोड़ा वैल्यू, और ऐसा बिजनेस भी करती है विच इज अ नीश बिजनेस, तो उनको थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा मिलता है। या फिर कोई हाई ग्रोथ सेक्टर हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस हो गया, तो उसको पी हाई मिल जाता है। एआई सेक्टर
देख रहे हो तो उसमें पी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी और एकदम फास्ट बढ़ रही है और लोगों को अंदाजा नहीं है कि वो कितनी आगे बढ़ सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में पी ज्यादा होता है। बट अब आप देखोगे कि जब मार्केट गिरा होता है तब ये जो कंपनीज होती है वो भी आपको अच्छे पी पे मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल हो गया जेनटेक। जेनटेक मुझे याद है कि जब मार्केट यही साल गिरा था तो इट वॉज अवेलेबल एट 900 रुपीज, तभी भी वो 50% ग्रोथ ही दे रहा था, लेकिन वो आपको 900 में मिल रहा था। तो तभी उसका पी वुड बी अराउंड आई थिंक 40 ऐसे, या फिर उससे भी कम होगा 38-40 का। और उसके पहले ये टाइम उसने 50% ग्रोथ दिया, उसके पहले उसने आई थिंक ज्यादा ग्रोथ दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो सस्ते में मिल गया तो दैट वाज द बेस्ट टाइम टू बाय जेनटेक। मैंने खुद 900 में जेनटेक लिए थे, एंड उसके बाद जब मार्केट घूमा उसके बाद वो सीधा 1800 हो गया। तो ये चीज रहती है कि आपको अच्छे पी पे स्टॉक मिल जाते हैं, बट यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट अबाउट इट। सो द बेस्ट टाइम टू बाय अ स्टॉक इज जब 60% ग्रोथ दे रहा है स्टॉक एग्जाम्पल, और आपको वो 45 के पी पे मिल रहा है या 40 या 30 के पी पे मिल रहा है। अगर इफ यू आर श्योर ऑफ द ग्रोथ, क्योंकि जैसे BSC हो गया, एक स्टॉक ले लो तो उसका पी हमेशा ज्यादा ही रह रहा है, देन अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट द बिजनेस कि इफ यू आर श्योर ऑफ दैट द कंपनी कैन सस्टेन द ग्रोथ, तो आप थोड़े हाई पी पे ले सकते हो। इसमें आप रिलेटिव पी भी देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यथार्थ हॉस्पिटल का वीडियो किया था ये चैनल पे। तो यथार्थ हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर स्टॉक्स थे वो वैसे ही हाई पी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो उसकी कंपेरेटिव मतलब इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में द इट वाज अंडर वैल्यूड। तो पी हैज टू बी लुक एट फ्रॉम अ लॉट ऑफ एंगल्स। एंड जब आप कंपनी का ग्रोथ भी डिटरमाइन करते हो, फॉर एग्जांपल एक एनर्जी स्टॉक हो गया, ठीक है। एनर्जी स्टॉक का जो ईपीएस है दैट इज गोइंग टू ग्रो 60% और उसका पी है 30। तो मान लो कि 100 के ईपीएस पे चल रहा है, 160 का उसका ईपीएस होगा, तो 30 का भी पी है, तो उसका 4800 स्टॉक प्राइस होगा। लेकिन वो अगर इतने ग्रोथ से बढ़ रहा है तो जब बुल मार्केट आएगा तो आप समझ सकते हो कि उसका पी विल बी 50, तो ईपीएस के साथ उसका पी एक्सपेंशन भी होगा। इसमें आप अज्यूम क्या कर रहे हो दैट मार्केट विल गिव दिस स्टॉक एटलीस्ट अ पी ऑफ 50, क्योंकि ये इतना कंटिन्यूस ग्रोथ दिखा रहा है। तो जब 50 का ग्रोथ होगा और 160 का पी होगा तो आप उसका प्राइस हो जाएगा 8000। तो ऐसे यू हैव टू फिगर आउट कि कितने कौन से स्टॉक को कितना पी मिलना चाहिए, एंड अभी उसका जो पी है इज इट अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस मॉडल। तो ये जो चीज़ होती है वो थोड़ी एक्सपीरियंस से ही ज़्यादा आती है। जो पी का गेम है दैट हैज़ टू बी एज आई सेड अगेन के लुक फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। तो ये दैट इज दिस इज द आई थिंक द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक। उसके अलावा हो गया DCF मेथड से करते हैं, मैं भी पहले DCF मेथड ये सब करता था, बट ये सारी जो फाइनेंस की थियोरेटिकल मेथड्स कैलकुलेट करने के बाद मुझे अभी लगता है कि जो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस होते हैं दोज आर द बेस्ट, एंड दोज आर एक्चुअली मोर एक्यूरेट देन ये DCF और ये सबसे जो कैलकुलेशन निकलते हैं। बिकॉज एक जो स्टॉक प्राइस कंपनी की बढ़ती है उसमें कहीं ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब इट इज नॉट कि ये हो गया ऑर्डर बुक इतनी है, गाइडेंस इतनी है तो स्टॉक बढ़ गया। नहीं, इन द शॉर्ट टर्म जैसे अब ब्लू जेट हेल्थ केयर ले लो, 90% ग्रोथ दिया कंपनी ने, स्टॉक प्राइस 10% के सर्किट में नीचे आ गया। काफी सारी कंपनीज है उसमें, ऑब्वियसली काफी अदर फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन in the short term stock price do not go with the fundamentals, but in the long term they go always go with the fundamentals। पीटर लिंच ने अपनी बुक है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट उसमें ये ग्राफ के साथ भी रिप्रेजेंट किया है, एंड ही हैज आल्सो reiterated this number of times। तो वैल्यूएशन आप ऐसे ग्रोथ के बेसिस पे कैलकुलेट करो। अब हो गया कि आपको स्टॉक कब लेना है और कब बेचना है। कब लेना है जब स्टॉक जब मार्केट काफी मतलब ब्लड बात हो रहा है मार्केट में, दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाय द स्टॉक। बट ये चीज बोलने में इजी होती है और करने में हार्ड होती है। मैं भी इतना पेशेंट नहीं हूँ, मैं वेट नहीं कर सकता, मैं कभी कभी थोड़ा महंगे में ले लेता हूँ और फिर आई वेट। तो ये सबके साथ होता है, बट आइडियली व्हेन देयर इज अ ब्लड बाथ इन द मार्केट, अनसर्टेनिटीज होती है, तब आप बाय करो, क्योंकि जब मार्केट में सर्टेनिटी हो जाएगी तब तो उसके प्राइस भी ऐसे हो जाएंगे। अगर कोई चीज सस्ते में मिल रही है तो उसका रीजन है, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर एनालिसिस, एंड थोड़ा रिस्क एपिटाइट आपका रख के यू हैव टू टेक इट। कब बेचना होता है तो आइडियली द बेस्ट द ओनली टाइम टू सेल इज कि आपका
जब कंपनी आपकी जो थीसिस है, आपने जो अपना थीसिस आपके दिमाग में जो कंपनी के बारे में स्टोरी है, वो उसके मुताबिक जो चीज़ें टर्न आउट करनी बंद हो जाती है जिस दिन, उस दिन आप स्टॉक बेच लो। या फिर जिस दिन कंपनी डी ग्रोथ दिखाती है, जिस दिन आपको लगता है कि इसके बाद कंपनी का ग्रोथ नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ उसका प्रॉफिट और सेल्स और ये सब, या फिर इसके बाद कंपनी का स्टेगनेंट हो जाएगा ग्रोथ, तब आप, दैट इज द बेस्ट टाइम टू सेल द स्टॉक। दैट इज द ओनली टाइम यू हैव टू एक्चुअली सेल द स्टॉक। नाउ अगेन, इजियर सेड देन डन। मैं खुद एक डायनामिक असेट एलोकेशन यूज करता हूँ। उसमें आई सेल द स्टॉक व्हेन आई हिट माई टारगेट। कुछ स्टॉक्स होता है मैं काफ़ी टाइम तक रख देता हूँ, कुछ स्टॉक्स होते हैं वो मैं बेच देता हूँ। अब इसमें भी होता है कि आपका बिजनेस मॉडल का स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, इको रिसाइकलिंग करके एक स्टॉक है विच इज इन ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये ऐसा स्टॉक है कि जो मैं अपने पास सोच रहा हूँ कि 10 15 20 साल रखूंगा, बिकॉज ई वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही नीश सेक्टर है और नया सेक्टर है, और फ्यूचर में इसका ग्रोथ हो सकता है। तो एक मल्टीबैगर स्टोरी हो सकती है। नॉट श्योर, यू कैन नेवर बी श्योर। और कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मैं अभी नाम नहीं बोलूंगा मेरे पोर्टफोलियो में, आई हैव डिस्कस्ड ऑन द चैनल एज वेल, नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, जो मैं अपने 1 या 2 साल के होराइजन से रख रहा हूँ कि मुझे 1 या 2 साल में ये थोड़े पैसे बना के देंगे और मैं इतना प्राइस आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो आपको पार्टली बेच दो प्रॉफिट के लिए, थोड़े पैसे घर में आए, और रखो, क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म आप जो स्टॉक सिलेक्ट करते हो उसमें से कोई स्टॉक मल्टीबैगर जब बनेगा तभी आप पैसे कमाओगे। तो इट इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म गेम। और मैं जब ये ले बेच की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट 6 मंथ्स और 7 मंथ्स, मैं मिनिमम 1 ईयर और 2 ईयर का होराइजन रखता हूँ। और उसमें भी मैं पार्टली बुक करता हूँ शेयर्स, और कुछ स्टॉक मेरे दिमाग में है कि मैं उसको बहुत ही लंबे होराइजन तक रखूंगा, एज लॉन्ग एज द स्टोरी कंटिन्यूस, क्योंकि तभी आपका मल्टीबैगर बनेगा। अब कितने भी लोगों से बात कर दो जिसने मल्टीबैगर स्टॉक्स चुने हैं बड़े कैपिटल अलोकेट करके और उनकी लाइफ चेंज हुए, तो आप जब स्टॉक लेते हो देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नेवर नो कि ये स्टॉक आपका मल्टीबैगर बनेगा, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि कल उठ के क्या होने वाला है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो बिहाइंड अ मल्टीबैगर स्टॉक। उसमें होगी आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज, आपका फेवरेबल प्रोडक्ट हो गया, मैनेजमेंट अच्छा हो गया, उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ भी हो गई, बिकॉज आप मल्टीबैगर स्टॉक में बड़ा पैसा तब कमाओगे जब आप बड़े पैसे लगाओगे। अब 8 या 9 साल के लिए आप अगर मल्टीबैगर स्टॉक रख रहे हो और उसमें पैसा लगा के बड़ा रख रहे हो, तो आप 8 के 9 साल में आपकी शादी होती है, फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती है। तो इट मे हैपन दैट यू हैव टू टेक दैट मनी आउट। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स गो बिहाइंड अ मल्टीबैगर स्टॉक, एंड इसमें थोड़ा लक का भी फैक्टर रहता है। बट जितने भी स्टॉक लो आप, उसमें से आप ये समझ के लो कि 60% ऐसे स्टॉक को अलोकेट करो कि यू थिंक दैट दिस कैन बिकम अ मल्टीबैगर स्टोरी। तो अगर ऐसे पर्सपेक्टिव से चलोगे तो इवेंचुअली, मैं तो चलता हूँ कि 100% जितने मैं स्टॉक लेता हूँ उसमें ऐसी कुछ चीज़ हो कि ये हो सकता है मल्टीबैगर, ऐसे ही मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। अब कितने होते नहीं होते, दैट इज अप टू द टाइम टू टेल। बट मेनली तो यही चीज़ें रहती है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। ये मैंने थोड़ा वीडियो में काफ़ी चीज़ें बोल दी, लेकिन अगर आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस करते हो, ये रेशियो समझते हो, यू अंडरस्टैंड द कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट रेशियोज एंड हाउ टू लुक देम टुगेदर, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यू कैन एनालाइज अ स्टॉक इन 1 और 2 आवर्स, और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में उससे ज़्यादा टाइम भी लगना नहीं चाहिए। तो दिस इज इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।